फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र विरोध में पार्टी तंत्र। इस पर हम चर्चा करेंगे, शांति से एकदम समझ के चर्चा करेंगे। पहले 2-3 मिनट में आपसे एक अलग बात करना चाहता हूँ, और वो आज जो मुझे बेचैन कर गई, एक चीज़ मुझे बहुत बेचैन कर गई कि सुबह 9 बजे एक निर्मल बाबा आता है हमारे पास में। वो सुबह 9 बजे आए और उन्होंने बता दिया कि आपके दुखों का निराकरण जो होगा वो समोसे के साथ में हरी चटनी खाने से होगा या लाल चटनी खाने से होगा। आपको इडली वड़ा खाना चाहिए कि समोसा खाना चाहिए, ये बताने के लिए बाबा सुबह 9 बजे आज प्रकट हो गए। और उन्होंने जैसे पहले बताया था कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, ढोल बजाओ, अब उन्होंने बताया है कि बत्ती जलाओ, दिया जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोबाइल जलाओ। ये क्या चल रहा है? हमने हमारा प्रधानमंत्री चुना था या कोई तांत्रिक चुना था? हमने कोई टोटके वाला आदमी चुना था जो हमको हर वक्त नए नए टोटके देते रहते। और ये टोटके क्यों देते हैं, मुझे एक बहुत बात गहरे से समझ में आई है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। क्या है कि 5 तारीख को है वामन की जयंती। वामन कौन? जिसने बलि राजा के साथ में छल कपट करके उसकी हत्या की थी, उस वामन की जयंती है। और वामन की जयंती के उपलक्ष्य में बलि राजाओं के ऊपर ये त्योहार थोपा जा रहा है। जैसे ये त्योहार था, कौन सा त्योहार था कि हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा होता है महाराष्ट्र में। कहते हैं कि उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी और उनका जो सर था वो भाले पर टांग के, ये जो लोग हैं जो औरंगजेब का नाम लेते हैं मगर औरंगजेब के साथ में ये लगे हुए थे, और इन्होंने मनुस्मृति के अनुसार हमारे राजा को पनिशमेंट दिया था। और उसका उत्सव हर साल कितने सालों से, 300-400 सालों से हमारे हाथों से मनाया जा रहा है। वैसा हमारे यहाँ एक बड़ी दिवाली होती है, एक छोटी दिवाली होती है, और यह भी मोदी दिवाली का उपलक्ष्य अभी कराया जा रहा है। 5 तारीख को वामन जयंती के दिन सारा देश का किसान का बच्चा, सारे देश का ओबीसी, एससी, एसटी, ये सबके बच्चे दिया जलाएंगे। किस लिए? कि बलि राजा की जो हत्या हो गई थी उसको सर्टिफाई करने के लिए, उस बलि राजा की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए ये मोदी संघियों की चाल में फंस के हत्या का सेलिब्रेशन करवा रहे। एक दूसरी बात, ये जो टोटके है, ये टोटके के ऊपर कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए। ये टोटकों से क्या करवाना होगा? प्रधानमंत्री जब आएगा तो हमारी इच्छा थी को वह आरोग्य व्यवस्था पर बोले, हमारी इच्छा थी कि हमारे पास कितने बेड रहेंगे उस पे बोले, हमारे पास कितने क्वारंटाइन के सेट रहेंगे उस पे बोले, हमारे पास में कितने ऑक्सीजन लेने वाले और उसके बेड वाले सेट रहेंगे उस पे बोले, रोजगार के बारे में बोले, जहां जहां अनाज नहीं पहुंच रहा है, लोग भूखे मर रहे, उसके बारे में बोले, हमारी समस्याओं के बारे में बोले। अरे घर में आपने रामायण महाभारत तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए लगा ही दिया है, चाणक्य से लेके हर सीरियल आपने लगा दिया है। तो आप अभी प्रधानमंत्री का काम करोगे, जो भौतिक वस्तुओं को कैसे मिलेगी उसका काम करोगे, कि मनोबल और आत्मबल बढ़ाने का काम करोगे? आपने किसानों की हत्या हो रही थी उस वक्त आत्मबल बढ़ाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए श्री श्री रविशंकर को करोड़ों रुपए का ठेका दिया था। क्या हत्या कम हुई? दुगनी हो गई। ये ऐसे टोटकों से होगा। और हमारा आत्मबल बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितनी दुर्व्यवस्था हमारे साथ में हजारों सालों से चल रही किसानों के साथ में, हम अगर आत्मबल से बलवान नहीं होते, हम अगर हमारे इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तो हमारे आधी प्रजा तो आत्महत्या कर लेती। किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी हमारा आत्मबल बढ़ाने की। हमारा आत्मबल मजबूत है, हमारी श्रम पर हमारी निष्ठा है, हमारे गांव पर हमारी निष्ठा है, हमारे जमीन पर हमारी निष्ठा है, हमारी निष्ठा हमारे काम पर है। इसलिए किसी ऐसे बोगस आत्मबल की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो जरूरत है कि भौतिक संसाधनों का, हमारी किसानों की उपज का दाम, हमें मिलने वाले बीज और खाद और उसका नियमित सप्लाई, हमें जरूरत है कि हमारी वस्तुओं को नियमित शहरों में भेजने के लिए व्यवस्था। उस पर कुछ नहीं बोले आपने। और ये आपके जो टोटकेबाज आपके साथ में बैठे हुए हैं
वो शाहीन बाग से लेकर तो अब निजामुद्दीन तक पहुंच गया है, उतनी पकड़ है। ये सब नौटंकी बंद करवाइए। अगर नौटंकी बंद नहीं किए ना मोदी जी, तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि जैसा महात्मा गांधी की हत्या करते वक्त आपने जो कारण दिए थे, वो कारण जैसे ही लोगों को पता चले कि झूठे कारण है, तो एक भी ब्राह्मण गांव में जिंदा नहीं बचने दिया, सबको भगा दिया। उसी तरीके से अब शहरों से आपके लोगों को भगाने की बारी आएगी, और ये अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये टोने टोटके सब बंद करवाइए और काम कीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्टी तंत्र और लोकतंत्र की बात कैसे हमको देखना है। देखो, हमारे लोकतंत्र एक संविधान के अनुसार चलता है, जो संविधान में पार्टी तंत्र को कहीं भी रिकॉग्निशन नहीं दिया है। संविधान ने हमारे पार्टियों को कभी ऑथराइज भी नहीं किया है। और महात्मा गांधी जी ने भी बोला, यही बात है कि कांग्रेस को विसर्जित करो, ये बोला था। मतलब कांग्रेस ही नाम वहां उस वक्त पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी। तो ये पार्टियां जो होगी वो हमारे जनतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को सबोटाइज कर जाएगी, खा जाएगी। ये गांधी जी को भी समझा था और बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी समझा था। इसलिए उन्होंने संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया जिससे पार्टी का कोई अस्तित्व बना रहे। ये दो महापुरुषों ने हमको बताया। तीसरे जयप्रकाश नारायण जी ने भी यही बात किया था कि पार्टी डिमोलिश कर दो, जनतंत्र हमारे जन के द्वारा चलना चाहिए। आज आप ईमानदारी से बताइए कि हम जो लोग चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि के नाम से चुनते हैं कि नहीं? क्या वो जनप्रतिनिधि है? क्या वो जनता का काम करता है? क्या जनता की बात सुनता है? जनता के अच्छे बुरे में कभी वो उसका काम कर सकता है? उसकी कितनी लाख इच्छा हो तब भी वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा लोकतंत्र पार्टी तंत्र के कब्जे में चले गया है। हमारे जो लोकतंत्र है वो 50-100 परिवारों के कब्जे में है। और उसमें से जो पार्टियां है, छोटी छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, ये बोलती है कि जुडिशियरी भी 50 परिवारों के कब्जे में चली गई है। मैं बोलता हूं उद्योग भी हमारे 50 परिवारों के कब्जे में चले गए हैं। बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, वो भी कुछ परिवारों के कब्जे में चली गई है। तो ये लोकतंत्र बचा है क्या? किसने खाया हमारे लोकतंत्र को? इस लोकतंत्र को किसने डिस्टर्ब किया? तो ये पार्टी तंत्र ने किया, क्योंकि संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल है, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। अब आप एक एक उदाहरण के साथ देखिए कि अगर 3 पार्टी के रिकॉग्नाइज पार्टी के 3 लोग खड़े और एक आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा है, 3 लोगों के साथ में होने वाला व्यवहार और इसके साथ में होने वाले व्यवहार में कितना तफावत है। देख लीजिए कि एक आदमी जो 3 रिकॉग्नाइज पार्टी है, अपने सिंबल का प्रचार और प्रसार 5 साल करती है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, 5 साल उसका प्रचार होता है। इंडिपेंडेंट आदमी जब खड़ा होता है तो उसको मात्र 12-15 दिन मिलते अपना प्रचार करने के लिए। क्या ये समता हो गई? क्या ये न्याय हो गया? बिल्कुल नहीं। पहली पायामल्ली तो न्याय की वहीं हो गई। दूसरा देखिए कि जब फॉर्म भरता है कोई भी आदमी, तो इसको अनुमोदक कितने चाहिए और उनको अनुमोदक कितने चाहिए? उसको इंडिपेंडेंट को 10 लोग चाहिए, इसको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? अच्छा, इसका जो खर्चा होता है इंडिपेंडेंट आदमी का, वो रस्सी खरीदे तब भी खर्चा दिखाना है, वो पोस्टर करे तब भी खर्चा देना है, वो बैनर करे तब भी खर्चा देना है, वो छोटी मोटी कोई भी उसने खिला भी खरीदा होगा तो उसको खर्चा देना है। और ये पार्टियां करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट करती है पार्टी के नाम से। ये पार्टियां कई पोस्टर छपवाती है, बैनर छपवाती है पार्टी के नाम से। ये पार्टियां कोई भी बड़ा प्रोग्राम करती है पार्टी के नाम से, उसका खर्चा उसमें जुड़ता नहीं। ये क्या बंधुता? ये न्याय हो गया? ये समता हो गई? ये कौन सी समता है? रिकॉग्नाइज पार्टी के सेलिब्रिटी आते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और वो प्रचार प्रसार करने का खर्चा भी कैंडिडेट के खर्चे में नहीं लगता, क्योंकि उनकी लिस्ट होती है, वो 40 लोगों की लिस्ट होती है कि ये हमारे लोग प्रचार प्रसार के आएंगे और इनका खर्चा पार्टी के खर्चे से होगा। इसके लिए बेचारे के लिए कुत्ता भी इसने घुमाया, एक आधा प्लेन भी घुमाया। अगर उसका चुनाव चिन्ह प्लेन है और उसने घुमा दिया ऐसे खिलौने वाला प्लेन, तब भी उसका खर्चा कितना है, कहां से आया पैसा, क्या हुआ पैसा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये हमारे सारे तत्वों की पायामल्ली है। अब और देख लो कि हम जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त क्या होता है कि फॉर्म भरते वक्त व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है कि कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कैंडिडेट के परिवार में कौन कौन सदस्य है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न की क्या अवस्था है, उनके परिवार की क्या अवस्था है,
उसके ऊपर कोर्ट केस है कि नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कहीं फंसा हुआ है क्या, व्यक्तिगत जानकारी पूछते हैं कि नहीं। तो पार्टी का क्या मतलब है? पार्टियां होने से क्या हो गया कि गिरोह पैदा हो गए, क्योंकि 5 साल की एक स्टेबिलिटी और सबको चलाने वाला एक व्यक्ति जब खड़ा होता है तो इंडस्ट्री लोगों को, पैसे वालों को, माफिया को, उसको प्लीज करना या उसको अपना खुश करना बहुत आसान होता है। और वो उसको खुश करते हैं, हर वक्त उसको पैसे देते रहते हैं, डोनेशन देते रहते हैं। आप देखिए जो पार्टी अभी सत्ता में है, सारी पार्टियों का मिला के जितना चंदा होगा उससे 4 गुना चंदा उस भाजपा को आ गया। कैसे आ गया भाई? और आप पैसे वालों से पैसे लोगे, गरीबों से वोट लोगे, और काम किसके लिए करोगे? तो पैसे वालों के लिए करोगे, या तो अपने पार्टी के आका के लिए काम करोगे। क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई सांसद पार्टी के नेतृत्व के विरोध में अपना मत प्रदर्शित कर सकता है, अपने मत से कोई मतदान कर सकता है, अपने मत से कोई स्टेटमेंट दे सकता है? आप कभी सोच सकते हो? तो यहां तो हम उसको जिताते इसलिए कि हमारा जनता का प्रतिनिधि है, और वहां जाके वो पार्टी तंत्र का गुलाम हो जाता है, वो पार्टी तंत्र की सेवा करने लग जाता है, और उस सेवा में उसको कुछ मिल जाता है। जैसे लड्डू के परात में रख दो तो लड्डू कोई और खा रहा है, और परात में जो चूरा बचा है उतना उसको मिल जाता है, और उसमें वो खुश हो जाता है। और फिर वो जाति का नेतृत्व बताता है, वो समाज का नेतृत्व बताता है, वो भाषा का नेतृत्व बताता है। वास्तविकता में ये आपका नेतृत्व नहीं है। गत 30-40 सालों में आपका कोई प्रतिनिधि जन सामान्य से नेता बना हुआ नहीं है। मुलायम सिंह जी, कांशीराम जी, शरद पवार जी, बाला साहब ठाकरे जी, जयललिता जी, वो नवीन पटनायक के भी पिताजी जेबी पटनायक जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लास्ट जनरेशन है जो समाज से बढ़ के आई थी और जिन्होंने हमारे देश का और समाज का, राज्यों का नेतृत्व किया। इसके बाद में तो इनके बच्चे आ रहे हैं, समाज का कोई नेतृत्व उभर के नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था ही उसी तरीके से गढ़ लिया। पूरी व्यवस्था उस तरीके से है कि जो पैसे से ही हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिना पैसे हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और पैसे किसके पास आते हैं? जिसके पास गैंग बनी हो, जिसके पास में मैन पावर हो, मसल पावर हो, इंडस्ट्रियल पावर हो, पैसे का पावर हो, उसके पास में पैसे आते हैं। तो ये जनतंत्र जो है, ये जनतंत्र को पार्टी तंत्र ने अपहरण कर लिया है, और ये पार्टी तंत्र से हमको छुटकारा मिलना ना पड़ेगा। तो इसकी पहली स्टेप होगी, हम सब लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप पार्टियों के बी फॉर्म के अधिकार छीन लीजिए। इलेक्शन कमीशन को हमको सबको बोलना पड़ेगा, सबको लिख के देना पड़ेगा कि पार्टियों के बी फॉर्म के अधिकार छीनना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं अगर पार्टी नहीं रहेगी तो सरकार कौन स्थापित करेगा, फिर तो सब बिक जाएंगे। भाई बिकने के लिए खरीदार तो चाहिए ना, कौन खरीदेगा? अगर 544 सांसद जनता में से चुन के आए, जनता को वादा करके चुन के आए, जनता को कुछ बता के चुन के आए, तो पार्टी के नाम से तो वोट नहीं मिला उनको, ना किसी नेता के नाम से वोट मिला, उनका व्यक्तिगत उनके नाम से वोट मिला। तो वो कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना के करेंगे ना। अरे हम इतनी सारी जनता, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 लाख की जनता, हम कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में एक नेता को जिताते, एक सांसद को, एक विधायक को जिताते हैं, तो क्या हमारा 12 लाख का प्रतिनिधि इतनी भी अकल नहीं रखेगा कि अगले बार जीत के अगर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, मुझे लोगों की जरूरतों पर खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, लोग इच्छा एक तरफ चलती है, लोगों की डिमांड दूसरे तरफ चलती है, और ये आपको चने बांटते रहते हैं। आप बोलते हैं ये कर दो, वो बोलते नहीं नहीं ये नहीं, एयरपोर्ट बना दिया हमने, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना दिए। आप बोलते खेत को पानी दो, वो बोलते खेत को पानी की क्या जरूरत है, हमने बिजली के संयंत्र लगा दिए। अरे भैया हमको जो चाहिए वो दीजिए ना यार, हम जो मांगते हैं वो दीजिए ना। मगर नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी का मुखिया ये पैसे वालों के प्रेशर में, माफियाओं के प्रेशर में और इनके सारे लोगों के प्रेशर में काम करता है। दोनों का अपने गठबंधन है, और इनके गठबंधन से वजह से ब्यूरोक्रेसी में भी गठबंधन हो गया, जुडिशियरी में गठबंधन हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी गठबंधन हो गया, और ये सारा गठबंधन हमको, ये 200-500 लोगों का गठबंधन इस देश के 130 करोड़ जनता को अपने उंगलियों पर नचा रहा है। हम नहीं चाहते
कि हम अब आने वाले हमारे पीढ़ियां भी, आने वाले हमारे लोग भी किसी के उंगलियों पर नाचते रहे, लोगों के उंगलियों पर नाच के हम कुछ काम करते रहे। आज की तारीख में हमने तय कर लिया है कि हमारा ये नेता है, हमारी ये पार्टी है, और जिसके वजह से उसने कोई भी गलत डिसीजन लिया, भक्त उसका समर्थन करने में आ जाते हैं, उसके विरोधी उसका विरोध करने में आ जाते हैं। ना उसके अच्छी कोई निर्णय का हम स्वागत कर सकते खुले दिल से, ना उसके गलत निर्णय का हम विरोध कर सकते हैं। ये कैसा डेमोक्रेसी है, ये कैसा जनतंत्र है कि जिसमें हम हमारी मन की बात ना बोल सकते हैं ना कह सकते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देते हो कि हमने जैसा बोला अभी कि भैया मोदी जी, ये दिया बत्ती जलाने से तेल कहां से आएगा, कैंडल कहां से आएगी, और ये सब करने से होना क्या है। वो इसरो के साथ में और नासा के साथ में समझौता हुआ था, उस वक्त हमने कोरोना को बहरा कर दिया था। अभी ये लाइट जला के क्या हम उसको अंधा करेंगे? क्या करेंगे? उससे कोरोना अंधा होगा? ये सब कॉमन आदमी को समझ रहा है, मगर लोग समझा रहे देखो ये कि सारे विज्ञानवादी देशों में भी कोरोना फैल गया होगा, मगर वो उसको बचाने में कुछ हद तक सक्षम है, क्योंकि नई बीमारी है, उसका कोई दवाई नहीं निकली। मगर हमारे देश में 84,000 लोगों के बाद एक वेंटिलेशन सिस्टम है, 84,000 लोगों के पीछे एक वेंटिलेशन सिस्टम है। 34,000 बेड के पीछे, 34,000 बेड के एक आदमी के पीछे 34,000 बेड है क्वारंटाइन करने के लिए। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कहां है? हमारे डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि उनको सेफ्टी का कुछ नहीं दे रहे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? किस तरीके का प्रजातंत्र है? प्रजा की डिमांड अलग है और पॉलिटिकल लोगों के काम अलग है। पॉलिटिकल लोग जो सोचते हैं वो जनता नहीं सोचती, और जनता जो सोचती है वो पॉलिटिकल लोग नहीं सोचते। और क्यों वह नहीं सोचेंगे? जब उनको ये पता है कि इस तंत्र में लोगों को झुंड में परिवर्तित कर दिया है, इनको तब्दील कर दिया है भीड़ में। ये भीड़ हमारे साथ चलने के लिए बाध्य है, कल इसके साथ चलेगी, परसों इसके साथ चलेगी, मगर जनता जब तक स्वयं के साथ चलना नहीं चाहेगी और चलना शुरू नहीं करेगी, ये कभी आपको न्याय देने वाले नहीं है। हमको इस पे विचार करना पड़ेगा। जो भी ये लोकतंत्र और पार्टी तंत्र पे आपके सवाल होंगे, आप सवाल जरूर भेजिए। मैं सारे सवालों का निरसन करने का काम मेरी जितनी जानकारी है उसमें तक करने का प्रयास करूंगा। और हम एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ने की आज जरूरत है। हमको नई व्यवस्था की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्तमान जो व्यवस्था है ये किसी चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है, और इससे बचना है तो हमको नई व्यवस्था का सृजन और सर्जन करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।